तो चलिए ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर और मेरे साथ मेरे सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो लगातार आप देख रहे हैं काउंटिंग 8 बजे से शुरू हुई और लगातार ताजा अपडेट आपको हम न्यूज आवर की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ताजा अपडेट। जी देवेंद्र जी। जी बिल्कुल। और अगर जो टीवी स्क्रीन आप हमारी देख रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए को 300 और इंडिया जो है उसको 222 और अदर 21 के रुझान हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और वहीं अगर जो बात करें मध्य प्रदेश की तो 29 सीटों के रुझान, जिस पर बीजेपी 27 पर बढ़त बनाए हुए है और 2 सीटों पर कांग्रेस। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 1 सीट पर कांग्रेस वहां से बढ़त बनाए हुए है। अगर जो बात करें उत्तराखंड की तो 5 की 5 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। और उसमें जो है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनडीए को 46 मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया को यहाँ पर 33 मिलती हुई नजर आ रही है। मिलती हुई दिख रही है। तो ये हैं हमारे आंकड़े। और मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो अभी हमने आपको बताया भी है कि 27 सीटों पर जो है बीजेपी आगे जाती हुई दिख रही है, 2 सीटों पर कांग्रेस आगे जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल। अब चूंकि लगातार आंकड़े बदलते जा रहे हैं, एनडीए और कभी इंडिया बिल्कुल जो है, लेकिन जो एनडीए ने अपना लक्ष्य रखा था 400 पार, तो 300 के जो रुझान हैं उनमें वो आगे है और 222 पर इंडिया आगे। तो ये देखना होगा कि आखिर दावे किसके सही होते हैं। 400 पार होता है और बहुमत का आंकड़ा नौजीद अगर जो देखें तो बहुमत का आंकड़ा तो 272 है। 272 अगर जो भी पा गया वो अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन इंडिया की जो अभी रुझान जो दिख रहे हैं वो सरकार बनाने लायक नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर जो देखा जाए एनडीए की तो वहां पर सरकार बनती हुई दिख रही है। सरकार बनती मतलब रुझान ऐसे आ रहे हैं। अब 315 हो गया। इंडिया लगातार अपडेट होते जा रहे हैं और घट रही है। इंडिया घट रही है और एनडीए बढ़ रहा है। ये लगातार आंकड़े टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे इन्हीं आंकड़ों पर। पहले इन आंकड़ों पर हम आते हैं और आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे। आंकड़े क्या कहलाते हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, ये चीजें हम देखेंगे कि और इन्हीं आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, अंबिका शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, ताजा रुझान दे रहे हैं। जो रुझान इस समय टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इंडिया 315 पर आगे, माफ कीजिएगा, एनडीए 315 पर आगे और इंडिया 207 पर। बीजेपी प्रवक्ता के पास हम आएंगे योगेश गुप्ता जी। योगेश गुप्ता जी क्या कहेंगे? रुझान में पीछे जा रहे हैं, अभी 400 पार नहीं हुए। सरकार अगर जी इस रुझानों को माने तो क्या कहेंगे आप? देखिए देवेंद्र जी, अभी ये शुरुआती रुझान है। मैं समझता हूँ 2 राउंड की काउंटिंग के बाद ये आंकड़े आपके पास आए हैं। अभी लगभग 15 से 16 राउंड की काउंटिंग और बाकी है जी। और जो स्पष्ट रुझान जिसे हम कह सकते हैं कि किसके फेवर में जा रहे हैं, वो लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास ये स्पष्ट नजर आने लगेगा कि रुझानों का रुख किस तरफ है। 400 पार है या 400 पार से थोड़ा कम है। निश्चित रूप से सरकार तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अभी के जो रुझान है उनके अनुसार भी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो वोट है भारत की जनता ने दिया है माननीय मोदी जी को, जो तीसरी बार अपना भरोसा उनके नेतृत्व में जताया है, तो सभी मतदाताओं को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से अब की बार फिर मोदी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार आपका नारा है। अंबिका शर्मा जी, जैसे कि सरकार बनाने के दावे इंडिया कर रही है, इंडिया ये लगातार कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन जो रुझान है वो कुछ और कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप?
देखिए, अब इनका नारा बदल गया है। अभी कहते थे अब की बार 400 पार, अब कहने लगे अब की बार मोदी सरकार। और हमारा ये मानना है कि अभी शुरुआती रुझान है, अब ये कहेंगे कि अब की बार कैसे बने सरकार। और जो इनका 400 पार का नारा था उसकी तो हवा निकल गई उस नारे की। और इनको बड़ा मिथक था ये। इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता कहते थे कि अब की बार कांग्रेस की बड़ी बुरी हालत होने वाली है। कांग्रेस की हालत तो बुरी नहीं है हुई है, कांग्रेस की हालत तो सुधरी है, लेकिन इनकी हालत जरूर हमें जमाजोल दिखाई दे रही है और इनकी हालत पतली होती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में जरूर ये लोग थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन इनका जो 400 पार का नारा था वो तो मिथक टूट गया इनका। देश की जनता है जो जनादेश देगी वो स्वीकार होगा, लेकिन हम आशान्वित हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल आशान्वित है, आशा बरकरार रहना चाहिए। अभी तो शुरुआती रुझान है, आगे क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अब इंडिया में कहें या ना कहें ये बड़ा दुविधा में अब फंसे हुए हैं हम, इसलिए कि अगर जो दिल्ली में गलवहियां है तो पंजाब में आमने सामने हैं, तो हम क्या कहें, इंडिया के जो गणित देख करके आप खुश हो सकते हैं या इंडिया का जो गणित देख करके निराश हो सकते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है आज खुशी का दिन है। अब जो रुझान चल रहे हैं अब ये नतीजों में कब परिवर्तित होते हैं ये तो समय पे ही चीजें क्लियर होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप पिछले बार का अगर रिजल्ट देखेंगे तो एनडीए जो है तो 56 सीटें माइनस है, और इंडिया गठबंधन जो गठबंधन इतनी ताकत से बना इस तानाशाही से लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वो 96 सीटें प्लस है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं चौंकाने वाले भी हैं और हमारे गठबंधन की मजबूती को भी रिप्रेजेंट करते हैं। रही दिल्ली की बात, तो वहां पे भी कुछ देर पहले मैं देख रहा था हमारे इंडिया गठबंधन के 2-3 प्रत्याशी आगे पीछे चल रहे हैं, 1000 वोटों से कम का अंतर है। अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, तो वेट एंड वॉच की स्थितियां बनी रहेंगी। पंजाब में भी यही स्थितियां हैं, कांग्रेस वहां अकेले लड़ी, आम आदमी अकेले लड़ी। वो पार्टी का फैसला था, इंडिया गठबंधन की मीटिंग में ही डिसाइड किया गया था कि जो जहां जिस तरीके से मजबूत हो वहां पे वो लड़ेगा। अब जैसे अब मैं एक बात कहूं कि अगर मध्य प्रदेश में हम 5 सीटों पे लड़ जाते, यूपी में हम 10 सीटों पे लड़ जाते, तो तब कहा जा सकता था कि गठबंधन के हम हिस्सा हैं कि नहीं, तब ये सवाल जायज है। लेकिन इंडिया गठबंधन बिल्कुल सजग और सतर्क तरीके से और आखिरी राउंड तक इस रिजल्ट हमको पहुंचाना है, रिजल्ट में परिवर्तित करना है। जो आंकड़े आ रहे हैं 1000 से कम सीटों का अंतर काफी सीटों में चल रहा है, बहुत कम। तो हमें वेट एंड वॉच रखना है। कल भी हमारे गठबंधन वो तो हम रख रहे हैं, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि 2 राज्यों में आपकी सरकार है और लोकसभा चुनाव में फिसड्डी साबित होते हैं। नहीं, इस बार हमारे सांसद आ रहे हैं। अभी 2-3 घंटे में, अभी जैसे आप ही के चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि 2 या 3 राउंड के अभी काउंटिंग हुई है, तो आगे हम इंतजार करते हैं और इस बार हम आपको लोकसभा में अपने पार्टी का सांसद भी देंगे। जी, मतलब उम्मीद है, उम्मीद रखनी भी चाहिए, उम्मीद होनी भी चाहिए। हम अब रुख करेंगे अपने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की तरफ। रमेश शर्मा जी, जो ये आंकड़े आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि इंडिया जो है 212, एनडीए जो है वो 310, ये शुरुआती रुझान है, सभी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो 400 पार का नारा था या फिर इंडिया का जो दावा था उस पर उसी तारतम्य रुझान जा रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, जैसे कि चुनाव प्रचार जब चल रहा था तो इस बात पर तो किसी को शंका नहीं आ रही थी, किसी भी विश्लेषक को कि मोदी सरकार लौटने वाली है। सबको था कि मोदी सरकार लौटेगी। अब जो सीटों पर चर्चा उस समय चुनाव प्रचार में हो रही थी, तो ये माना जा रहा था कि पिछली बार से मोदी सरकार थोड़ा सा 400 पार का तो ठीक है, तो उन्होंने नारा दिया था, लेकिन ये माना जा रहा था कि भाजपा और उसका गठबंधन पिछली बार से थोड़ा सा अप करेगी। पिछली बार उन्होंने 353 गठबंधन में
और 303 या 302 उन्होंने भाजपा ने अकेली जीती थी, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इसमें थोड़ी सी वृद्धि होगी। 360 जो है वो जरूर क्रॉस करेगी, ये लगभग आ रहा था अनुमान में। अब लेकिन जो आज का जो आंकड़ा आ रहा है, एनडीए जो है 315 310 के आसपास आ रहा है, और ये इंडिया गठबंधन जो है वो 212 215 के आसपास आ रहा है। इससे एक बात तो यह है कि मोदी सरकार लौट रही है। अब इधर कितना आएगा, बहुत ज्यादा जंप अब करने की संभावना नहीं है, क्योंकि लगभग 2 राउंड की गिनती हो गई है। अगर बढ़ेगी भी तो ये 325 330 के आसपास एनडीए जा सकता है। तो सरकार तो बन रही है, विशेषकर जो नुकसान दिख रहा है अभी के रुझानों में, उसमें उत्तर प्रदेश दिल्ली में रुझान थोड़ा नुकसान दिख रहा है, और बंगाल में भी, कुछ महाराष्ट्र में भी रुझान दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के उन स्थानों पर थोड़ा सा रुझान दिख रहा है। इस पर मैं समझता हूँ सारे पार्टियों को विचार करने की आवश्यकता है। मोदी सरकार लौट करके तो आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नुकसान होने के कारण क्या है, इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में नुकसान जो दिख रहा है रुझानों में, वास्तव में क्या है, वो क्या स्थिति है, इस पर ध्यान देने की बात है। योगेश गुप्ता जी। नवजीत। बिल्कुल योगेश जी, अगर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो बीजेपी ने जो लड्डुओं के ऑर्डर भी दे दिए हैं, तो क्या कुछ अनुमान है कितने लड्डुओं के ऑर्डर दिए गए हैं? अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? जी योगेश जी। जी आपने क्या पूछा, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आई है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर ली जाए तो बीजेपी ने जो है लड्डुओं के ऑर्डर भी दे दिए हैं, तो कितनी सीटें जीत को लेकर आश्वस्त हैं और कितने लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया है? नहीं, निश्चित रूप से लगभग 3 से 3.5 क्विंटल के आसपास के लड्डुओं के ऑर्डर हैं, और जो लड्डुओं के ऑर्डर दिए ही नहीं गए बल्कि खुशी के लड्डू बांटे भी जाएंगे और आपको भी खिलाए जाएंगे, और सभी मतदाताओं के बीच में हर्षोल्लास के साथ फिर एक बार मोदी सरकार की जीत का जश्न मनेगा। लड्डू आएंगे, बटेंगे और लड्डू बांटिए, साझा भी की जाएगी। बिल्कुल लड्डू बांटिए, और हम भी इंतजार करेंगे आपके लड्डुओं का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा इस में उलटफेर होने की संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा एनडीए जा सकती है, 225-30 के करीब जा सकती है, 272-72 के करीब भी जा सकती है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 400 के पार का हवा शायद निकल गया है, ऐसा रमेश जी का अनुमान कह रहा है। नहीं देखिए देवेंद्र जी, जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने बोला, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था। तो हर अभ्यर्थी, हर परीक्षार्थी पिछले के अपेक्षा के अनुरूप आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और ये 400 पार का जो नारा था, ये एक्चुअली भारत की जनता ने दिया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़ाया। और निश्चित रूप से हमें भारत के मतदाताओं के ऊपर पूरा भरोसा है। हम लगभग 350 प्लस के आसपास पुनः सरकार बनाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अभी मुश्किल से 2 या 3 राउंड की काउंटिंग हुई है, करीब 13-14 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। अब 12-1 बजे तक वस्तुस्थिति नहीं, तो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो शेष काउंटिंग है, जो आप ऐसा क्यों मानते हैं कि जो शेष काउंटिंग है, जो राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, वो आपके ही पक्ष में जाएगा? नहीं देखिए ना, आप ही की स्क्रीन पे आंकड़ों में फेरबदल निरंतर जारी है ना। यूपी का ही अगर मैं बात करूं, यूपी की आप पहले 47 सीटें इंडी गठबंधन को दे रहे थे, अब वो एनडीए 46 पे पहुंच गया है। तो माइनस प्लस अभी चलता रहेगा। 2-3 राउंड की काउंटिंग पे हम अनुमान नहीं लगा सकते हो आप। अभी 14 से 15 राउंड की काउंटिंग बाकी है, बड़ा राउंड बाकी है, तो बड़े राउंड पे ज्यादा विश्वास करेंगे, उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। जी बिल्कुल। और मैं ये मानता हूँ कि 12 से 1 बजे के आसपास पूरी स्थिति स्पष्ट रूप से नजर आने लगे। अब जो हमारे स्क्रीन पे एक चीज और चल रही है, मध्य प्रदेश की स्थिति चल रही है, हमारे स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की स्थिति चल रही है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चल रही है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। जी जी, मध्य प्रदेश की भी चल रही है, तो उसमें 29 की 29 सीटें, नहीं 29 गठबंधन 30। नहीं, सुन तो लीजिए, 29 की 29 सीटें बीजेपी आगे जा रही है, यानी कि अब मान लें कि अब वहां पर कांग्रेस को नहीं मिलेगा मध्य प्रदेश में। जी जी, निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, माननीय वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में बहुत कड़े प्रयास किए हैं, हर बूथ तक
हमारा यूथ पहुंचा है, हितग्राहियों तक सतत संवाद किया गया है और उस दावे के आधार पर कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की जो कवायद थी उसमें सफल हुए और जो 2.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने पलायन करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में तो ये संदेश गया है जनता के बीच में कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, तो कांग्रेस पार्टी हमारे लिए क्या करेगी, तो हम कांग्रेस को वोट क्यों दें। तो मैं ये मानता हूं कि 29 का आंकड़ा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टच करेगी। तो जो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए हैं, आप उनके दम पे ये बात ने दावा कर रहे हैं या फिर आपके नहीं, उनके दम पर नहीं, हमारे मतदाताओं के दम पर, जिन्होंने हमको 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप जनादेश दिया था। तो चलिए ठीक है, आपके अपने अपने दावे हैं और ये आपने मान लिया कि जो कांग्रेस छोड़ करके आए हैं उनके आधार पर दावे नहीं कर रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं विशेष रूप से उनके ऊपर दावा कर रहे हैं। तो खैर ठीक है, हम अब रुख करेंगे अंबिका शर्मा जी की तरफ। अंबिका शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता। अंबिका शर्मा जी, योगेश गुप्ता जी के जो दावे हैं वो अभी हैं कि 400 पार जाएंगे क्योंकि 2 ही राउंड का है और भी तमाम बातें हैं। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की बात करें तो 29 की 29 सीटें बीजेपी आगे जा रही है। अब आप क्या कहेंगे? 10-12 सीटें आप कह रहे थे, तो 1-2 पर तो आगे आना चाहिए ना। देखिए, इनके लिए तो बड़ी शोचनीय बात यह है कि अयोध्या से इनका भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है और इनको मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा, मध्य प्रदेश में बात करो। मैं मध्य प्रदेश पर ही आ रहा हूँ, इसके बाद एंटायर देश की बात कर रहा है, इसके बाद मध्य प्रदेश पर ही आ रहा हूँ। आप इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कि अयोध्या से जिस राम मंदिर को आपने। चलिए सर, जल्दी से बताइए, समय बहुत कम है हमारे पास समय बहुत कम है। सर, मध्य प्रदेश पे क्या आपकी स्थिति है, आप स्पष्ट करें। मध्य प्रदेश के बारे में मेरा कहना ये है, जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग, संसाधनों का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से प्रेशर बनाया और जिस प्रकार से लोगों के खान खिंचवाए और दरबदल कराया, लोगों देके, लालच देके, उसकी वजह से हमारी पार्टी थोड़ी कमजोर हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मध्य प्रदेश पर सीट नहीं आ रही है। निश्चित रूप से आप इंतजार करिए। ठीक है, इंतजार करेंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रही है। रमेश शर्मा जी क्या कहेंगे? रमेश शर्मा जी क्या कहेंगे अब तक के रुझानों पर, मध्य प्रदेश के खासकर? कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बढ़त दिख रही है। अगर वो 29 की 29 सीट जीत ले तब भी ठीक है, एक आध कम होती है तो भी ठीक है, लेकिन वोट का परसेंटेज जो है पिछली बार की तुलना में भाजपा को अपेक्षाकृत अधिक मिलेगा। और मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो 29 में से 24-25 सीटों पर कोई लड़ाई नहीं थी। 2 सीट पर भाजपा अपने कारणों से कमजोर थी, मुरैना में और सीधी में। इसके अलावा जो तगड़ा संघर्ष हुआ है वो तगड़ा संघर्ष छिंदवाड़ा में, राजगढ़ में और रतलाम झाबुआ में हुआ है। अब वो चूंकि वहां पर जो संघर्ष हुआ है उसका परिणाम क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन चुनाव किस तरीके से था, यदि विदिशा जैसी सीट पर 5-6 लाख का अंतर अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। भाजपा का वोट का परसेंटेज पिछली बार की तुलना में हर सीट पर लगभग बढ़ेगा, ये 4-5 सीट छोड़ करके। एक बात और देवेंद्र जी कहूंगा, जैसे छिंदवाड़ा में इस बार ऐसा लग रहा है कि कोई भी जीत सकता है, लेकिन जो भी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी तब भी और भाजपा जीतेगी तब भी। 2019 में जो जीत का अंतर था उससे ज्यादा अंतर होगा, क्योंकि मतदाता का जो साइलेंट रहा है राजगढ़ में और छिंदवाड़ा में, ये रहस्य को कहा नहीं जा सकता कि वो किस तरफ गया है। जी, तो ये स्थितियां थी राजगढ़ की और छिंदवाड़ा की भी आपने स्थिति स्पष्ट कर दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और रुझान जो ताजा है वहां पर कांग्रेस बिल्कुल भी कमजोर सी दिख रही है। लेकिन वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर आगे चल रहा है और एनडीए को 44 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, यानी कि जो ताजा रुझान है इस वक्त के। तो ये सबसे बड़ी बात यह है। और अगर जो टीवी स्क्रीन पर ध्यान दें तो इंडिया 298, एनडीए 298, यानी कि 300 से कम हो गई है नौजीत। और
इंडिया जो है 222 पर है। अदर की जो सीटें हैं, जो अदर पार्टियां हैं और निर्दलीय मिला करके जो अदर हम लोग दिखा रहे हैं, वो 23 सीटों पर आगे चल रही हैं। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो 543 के रुझान जो है हमारे पास मिल गए हैं। लेकिन उसमें जो दावे किए जा रहे थे, जो दावे थे एनडीए के, बीजेपी के कि 400 पार जाएंगे, वो कहीं मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं इंडिया के जो दावे थे कि हम जीतेंगे, वो भी तो चलिए देवेंद्र जी, बड़ी खबर आ रही है इस बीच, रोकना चाहेंगे आपको। तो उत्तर प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह का बयान सामने है। जौनपुर सीट से उम्मीदवार है कृपा शंकर सिंह, कहा मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूं। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूं। जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी है और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। जी देवेंद्र जी, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कृपा शंकर सिंह। प्रवेश किया हो, लगभग 4 वोट से जो सपा आगे चल रही है, जो भी हो, अभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मोदी जी भी पीछे चल रहे हैं। अभी मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। आश्वस्त जन समर्थन के जो जन समर्थन मिला उससे आश्वस्त हूँ जी। पहले आपका सर रिएक्शन क्या रहेगा? अब आखिर रिएक्शन दे ही मैं प्रवेश कर रहा हूँ। कुछ लगा तो लौटने टाइम फिर आपसे मिलूंगा। प्रवेश किया हो, लगभग 4 वोट से जो सपा आगे चल रही है। तो ये थे कृपा शंकर सिंह जो कि जौनपुर से प्रत्याशी हैं। इन्होंने ये जीत के प्रति पहले से ही आश्वस्त हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। जौनपुर से उम्मीदवार श्याम सिंह यादव का बयान सामने आया। क्या जौनपुर की जनता चोरों को जिताएगी, ऐसा कहा है उन्होंने। श्याम सिंह यादव का जो है आपको बता दें, बसपा से उम्मीदवार है ये। उन्होंने कहा है क्या जौनपुर की जनता चोरों को जिताएगी। देवेंद्र जी, ये श्याम सिंह यादव जी बसपा से उम्मीदवार हैं जौनपुर से, और उन्होंने कहा है कि क्या जनता चोरों को जिताएगी, तो जिनको वोट देना है वो तो दे दिया। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद से फिर हम चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे रुझान मालूम नहीं, मैं 5 असेंबलीज का अपने काउंटिंग एजेंट्स को और सभी को देख करके आया हूँ। कहा यार तू? और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जनता ने जिसको वोट दिया है वो जीतेगी। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है अपने आप? अब हर आदमी आश्वस्त रहता ही है जब लड़ता है, नहीं तो लड़ ही नहीं पाएगा जीत के प्रति। आखिरी राउंड तक, आखिरी दम तक रहता है। लेकिन एक बात बहुत आज के इस मौके पर कहूँगा, बहुत अहम बात, कि ये जो देश की राजनीति, जौनपुर की तो छोड़ दीजिए, देश की राजनीति जो जा रही है, ये जनता को भी सोचने की जरूरत है कि चोर लोग ही आगे बढ़ेंगे पैसे के बल पर, जिन्होंने आपका पैसा चुराया है, कि बेदाग आदमी को भी जनता कोई तवज्जो देगी। बस अभी तो मुझे रुझान मालूम। तो जनता से नाराजगी, जनता से ही नाराजगी है, दबे दबे लफ्जों में। और ये भी है कि ये शायद अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और दबे लफ्जों में जनता को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि चोरों को मत जिताइए। क्या चोरों को ही आप लोग मौका देंगे? क्या हमारे जैसे? चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर से इमरान मसूद ने किया जीत का दावा। सहारनपुर लोकसभा से प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये सहारनपुर से है जहां उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। इमरान मसूद ने सहारनपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद। जी देवेंद्र जी, तो वही इमरान मसूद हैं जो लगातार विवादों में रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनवा। भाई मैंने पहले दिन कहा था कि मैं 1.5 लाख से ऊपर जीतूंगा, इंशाल्लाह ऐसे ही जीतूंगा। देखिए पहले राउंड से ही हम लोग लीड करने का काम करेंगे और आखिरी राउंड तक हमारी लीड बरकरार रहेगी। अभी तो मैं जैसे सहारनपुर में आया तो सहारनपुर में हमें 8700 कुछ वोट मिला है
बीजेपी को 1600 कुछ वोट मिला है। भाई मैंने पहले दिन कहा था कि मैं 1.5 लाख से ऊपर जीतूंगा, इंशाल्लाह ऐसे ही जीतूंगा। देखिए पहले राउंड से ही हम लोग लीड करने का काम। तो चलिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, इस तरीके का बयान दिया है। तो मिरान मसूद जी, चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। इस बीच मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा का बयान सामने है। पूरे हिंदुस्तान को नतीजे आने का इंतजार है, बदलाव की पूरी उम्मीद है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाम तक सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। शाम तक इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो मेहनत की है उसके परिणाम का इंतजार है। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है और कहा है कि पूरे हिंदुस्तान को नतीजे आने का इंतजार है। तो जिस तरीके से उन्होंने जीत का दावा भी किया है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का भी दावा किया है। तो ये सुनते हैं क्या कुछ क्या है। मेरी की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और मुझे ही इंतजार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को नतीजे आने का इंतजार है, बदलाव की उम्मीद है और बहुत अच्छी खबरें हैं। हमारी सीट की भी और हमारी पार्टी की भी बहुत अच्छी, इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी खबरें हैं और ऊपर वाले ने चाहा आज शाम तक सब तस्वीर साफ हो जाएगी और हमारी सरकार बनेगी और हम चुनाव जीतेंगे। कितना उत्सुक है आपको परिणाम जानने के लिए? देखिए, सभी लोगों ने मेहनत की है और पार्टी के सभी जो नेता हैं, जो नेतृत्व है हमारी पार्टी का, उनका भी धन्यवाद है और वही उत्साहित है। जाहिर सी बात है, जो मेहनत की है, कोई भी काम करते हैं उसके नतीजे के लिए, उसके परिणाम के लिए जो उत्सुकता होती है वही उत्सुकता है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों से, कि जिस तरह से उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर एक महिला पर इतना भरोसा जताया है और अपना वोट भी दिया है और अपना आशीर्वाद भी दिया है, तो मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि दुआ भी करें और इंतजार करें और सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ सब्र से काम लें और हम लोग चुनाव जीतने वाले। तो हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, सब्र से काम लें, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे और उनकी राय जानना चाहेंगे। तो मेहमानों से सबसे पहले आपको परिचय करा दें। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, संजय देवांगन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश अग्रवाल जी, सबसे पहले आप ही से, कहां आप लोग 400 पार, आंकड़े जरा टेलीविजन पे देखिए, 280, क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है जी? जरूर आवाज पहुंचेगी। कट क्या जी जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ आ रही है जी। तो अब फिर एक बार सवाल सुन लीजिए। टीवी स्क्रीन पे 280 मतलब 400 पार, कहां 400 पार के दावे और वादे। एनडीए 400 पार होगी, 370 बीजेपी जाएगी, एनडीए 280, क्या कहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों का जवाब देता हूँ। कृपया वॉइस को क्लियर करवा लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टेक्निकल टीम आपके बोलने से पहले ही लग गई। पार जी, बीजेपी का नारा था 400 पार और निसंदेह आप देखेंगे 400 पार का नारा आप और हम सब देखेंगे, सफल होगा। ये तो शुरुआती रुझान है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। 2 बजने दो, 2 बजते बजते स्थिति क्लियर होगी और भारतीय जनता पार्टी जहाँ 280 सीट है वहाँ 400 के आसपास आके रुकेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस देश की जनता को भरोसा है और राम मंदिर के ऊपर भरोसा है, वो 370 के ऊपर भरोसा है। हर वर्ग के लिए जो काम किया था भारतीय जनता पार्टी, उस पर भरोसा है और निसंदेह 2 बजते बजते आप देखेंगे, आप और हम डिबेट में बैठेंगे फिर से और फिर से 400 पार का नारा आप ही सफल होते बताएंगे हमें। इस बात का हमें
2 बजे तक का इंतजार रहेगा और स्थिति 4 बजे तक एकदम साफ मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि कांग्रेस का चेहरा 2 बजे लटक जाएगा? जी संजय देवांगन जी जवाब दीजिए। 2 बजे तक ही ये खुशी है? दिनेश अग्रवाल जी यही कह रहे हैं कि 2 बजे तक की खुशी है। संजय देवांगन जी 2 बजे के बाद फिर चेहरा आप लोगों का लटक जाएगा? ये तो समय जब 2 बजे का तब पता चलेगा हमारे अग्रवाल जी को भी, और पूरी देश देखेगी इस चीज के लिए। लेकिन अभी की जो परिदृश्य है, जो दिख रहा है, इनके जो आंकड़े थे 400 पार के, और अभी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और जो रुझाने आ रही हैं, उससे स्पष्ट है कि बदलाव की स्थिति है पूरे देश में। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, कि इस बार इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ उतरी है और बेहतर प्रदर्शन करके कम से कम 295-300 सीट के लगभग पहुंचेगी। तो बिल्कुल हम लोग अग्रवाल जी की बात को सुन लेते हैं और 2 बजे देखते हैं कि चेहरा किनका लटकता है और कौन कहां पर जाकर के रुकता है। जी कौन कहां पर आप बढ़ रहे हैं और एनडीए घट रही है, तो चेहरा तो आपका खिला खिला, कमल तो आपके चेहरे पे खिला हुआ दिख रहा है अभी अभी, लेकिन 2 बजे के बाद कमल कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, ये खिलता हुआ। हाँ, तो अब हमारे साथ स्टूडियो में अतुल शर्मा जी हैं आम आदमी पार्टी से। तो सवाल तो थोड़े से हमने आपसे इससे पहले पूछे थे, लेकिन अब अगला सवाल यही है कि अब इंडिया बढ़ती हुई दिख रही है तो खुश तो होंगे ही, और पंजाब में अगर कांग्रेस बढ़ती हुई दिख गई तो क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए, इन सवालों का जवाब देने के पहले मैं एक रिएक्शन बता दूं। 265 एनडीए, 254 इंडिया, ये अदर की जो 24 सीटें हैं, ये तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की पूरी सीटें हैं। तो ये और 254 को आप मिलाते हैं, 224 प्लस 254, तब तो ये एनडीए कहीं दिख ही नहीं रही है। ये भी एक समीकरण है और भविष्य में ये सत्य होने भी जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब ये नहीं है। सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं, अब मैं आने ही वाला था। पंजाब में देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि अगर आपके टीवी स्क्रीन में भी एनडीए और इंडिया चल रहा है, गठबंधन चल रहा है, तो यहाँ व्यक्तिगत हितों को थोड़ा परे रखते हुए पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। जिस सीट पे हमें पंजाब में लगा कि भाई हम अच्छे से लड़ सकते हैं, और कांग्रेस को कई सीटों में लगा कि हम अच्छे से लड़ सकते हैं, तो जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई, पूरे हमारे 28 दल बैठे और उन्होंने बात की, तो ये निकाला गया समीकरण कि जो लोकसभा के रिजल्ट के आंकड़े थे, वोट परसेंटेज, लोकप्रियता, वरिष्ठता, इनके आधार पर यह निर्णय लिया गया कि पंजाब में हम अलग अलग लड़ेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, अब तो वही हम सोच रहे हैं ना, दिल्ली में हमने बड़ा दिल दिखाया, तो बढ़ेगी दिल्ली में हमने कितना बड़ा दिल दिखाया। इंडिया की बढ़ेगी, चाहे कांग्रेस की सीट निकले या आम आदमी पार्टी की सीट निकले। हाँ। जी, वहां तो इंडिया की बढ़ेगी। तो बताइए, अगर जो कांग्रेस की ही निकल जाए तो आपके कार्यालय में खुशियां मनेंगी कि नहीं मनेंगी? अभी जो आंकड़े पंजाब से आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बांटेंगे लड्डू तो ऐसा है कि वो 2.5-3 कुंटल, वो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी बोले कि लड्डू, तो ये लड्डू तो मुझे लगता है फेंके जाएंगे। तो आप अन्न बर्बाद मत करिएगा, हम गरीब पार्टी, हमको दान कर दीजिएगा, हम अपनी जीत की खुशी आपके लड्डू से मना लेंगे, सबको बांट के। आप फेंकिएगा नहीं लड्डू। चलिए, मतलब आप पहले से इंतजाम कर रहे हैं कि अच्छी बात है। नागेंद्र हमारे साथ, नागेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, लड्डुओं की भी व्यवस्था हो रही है, जिनके पास पैसे हैं वो तो ऑर्डर दे ही रहे हैं, और अपने आप को गरीब पार्टी हमारे संतोष जी कह रहे हैं। गरीब पार्टी, देखिए एक मिनट रोकना चाहूंगा देवेंद्र जी, गरीब पार्टी इसलिए कहा जा रहा है, आपने चुनाव के पहले कांग्रेस का खाता सीज किया, आप पार्टी को बर्बाद करने में लगे हैं। इनका दूसरा मोहरा यही होता, अगर ये धोखे से इस बार जीत के आते तो अब आम आदमी पार्टी का खाता सीज होने वाला था। हमारे प्रत्याशी किस तरीके से चुनाव लड़े होंगे आप चुनाव आयोग में भी देख सकते हैं। मतलब
आपको मुश्किल से कोई ऐसा ही मिले कि अरे यार इनके पास बहुत पैसा है, बहुत धनाढ्य आदमी है। सब आम लोग लड़े हैं और जनता के पैसों से चुनाव लड़े हैं। इसीलिए मैंने लड्डू की बात की थी कि जो 2.5-3 कुंटल लड्डू बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बनवा के रखे हैं अपने जीत का जश्न मनाने के लिए, तो वो अब कहीं से होते दिख नहीं रहा है। तो अन्न मत बर्बाद करिए, वो लड्डू हमें दे दीजिएगा, हम जनता को बांट देंगे अपनी जीत की खुशी। ये प्रवक्ता बीजेपी के दूसरे प्रवक्ता आ गए ना, वो तो पहले वाले थे। उनको मैं जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन है तो बीजेपी के ही प्रवक्ता ना। अच्छा ठीक है, ये तो सब एक ही सांचे में ढले हैं, एक ही शब्द बोलते हैं। नहीं ठीक है, तो आप इनसे संदेश दे देंगे उनको कि भाई भिजवा दीजिए। हमारा संदेश आप पहुंचा दीजिएगा जो पहले प्रवक्ता महोदय बैठे थे आपकी पार्टी के। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, दिल्ली से चांदनी चौक से कांग्रेस के जेपी अग्रवाल आगे हैं, ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा आगे नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी के मनोज तिवारी आगे हैं और नॉर्थ वेस्ट से दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया आगे नजर आ रहे हैं और वहीं पे बीजेपी के रामवीर सिंह भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां वेस्ट दिल्ली में बीजेपी में कमलजीत जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब मेहमानों की तरफ आ जाएं। तो एक और अपडेट, ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी भारी बढ़त बनाए हुए है। बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर में सपा आगे, रावर्ट्सगंज, मछली शहर, ये तमाम जो हैं, लालगंज, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर में सपा आगे, बस्ती सुल्तानपुर में सपा को बढ़त मिल रही है, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी सपा आगे जा रही है। तो एक बार फिर अगर जो कहें तो ईस्ट यूपी में समाजवादी पार्टी को भारी बढ़त मिल रही है। आजमगढ़ में भी सपा आगे है। तो आजमगढ़ में सपा आगे है तो क्या माने, आजमगढ़ से तो दिनेश लाल यादव निरहुआ, क्या भोजपुरी का जलवा नहीं चला क्या? नागेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण वहाँ जाति समीकरण जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। दूसरा, अलायंस ने वहाँ बहुत मेहनत करी है और लगातार वो चुनाव प्रचार में बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेके आए हैं जनता के बीच, उसमें उन्होंने काफी जनमत का रुझान अपनी तरफ शुरुआती दौर पे तो खींच ही लिया है। हालांकि अब समय बदलता जाएगा, जैसे जैसे अलग अलग चरणों में परिणाम घोषित होंगे तो ये परिणाम बहुत हद तक के बदलते भी नजर आएंगे, लेकिन अभी शुरुआती रुझान तो उनके पक्ष में नजर आ रहा है और इसके पीछे उनकी जो लंबी मेहनत है, उस क्षेत्र में लगातार काम किया है उन्होंने, प्रचार प्रसार भी दम के साथ किया है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। चलिए अब हम थोड़ी सी बात कर लें, अपने दिनेश अग्रवाल जी के पास आना चाहेंगे। दिनेश अग्रवाल जी, सवाल वही है, उत्तर प्रदेश के अभी अपडेट्स हमने कुछ आपको रुझान बताए हैं। उत्तर प्रदेश के रुझान, ये रुझान इस तरह के हैं जी। आवाज नहीं आ रही है तो आवाज जो हमारे दर्शकों हमारे मेहमानों तक पहुंचाई जाए। तो अतुल जी हमारे साथ बने हुए हैं और हम आएंगे अब संजय देवांगन जी के पास। संजय देवांगन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल जी। संजय देवांगन जी, छत्तीसगढ़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो पुराने भाई साहब आवाज क्लियर करवाइए ना, आपकी आवाज बिल्कुल कट के आ रही है। जी बिल्कुल कट के आएगी सर, आपकी सीट भी तो कट रही है ना, तो थोड़ी सी कट के आनी चाहिए। इसको दुरुस्त करवाते हैं। 400 पार वाली सीट कट रही है आपकी, इसलिए थोड़ी सी कमजोरी है। आपके चैनल में प्रॉब्लम आ रही है सर, हमारे सीट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सुनाई दे गया, देखिए आपके वॉइस अब सुनाई दे गया, काम की चीज सुन ले रहे हैं। देखिए आप सुनाइए, आप सुनाई दे गया जी। अब आप सुनाई दिया। आपकी आवाज कट के आ रही है, आधी आवाज आ रही है, आधी कट रही है। चलिए आधा सुनाई आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है भाई साहब। चलिए ठीक है, इसे दुरुस्त कराने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा जी नेटवर्क मेरा वो है, बाकी की आवाज क्लियर आ रही है। जी ठीक है। तो इसे दुरुस्त हमारी टेक्निकल टीम कर रही है, आप घबराए नहीं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें बढ़ेंगी, वैसे ही हमारी भी टेक्निकल टीम है, लगी हुई है जी। तो ठीक है,
आना चाहेंगे हम संजय देवांगन जी के पास। संजय देवांगन जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पा रही है, क्यों? जी, अभी हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, जो आपकी स्क्रीन के माध्यम से मैं भी देख पा रहा हूँ कि 9-2 की जो स्थिति चल रही है, जिसमें राजनांदगांव और कोरबा को बढ़त कांग्रेस को दिखा रही है। अभी तो ये जो काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग पे उतार चढ़ाव और जो डिफरेंस है वोटों की, वो उतनी ज्यादा है नहीं। क्योंकि इसलिए कुछ समय पहले देखे कि 4 सीट पे कांग्रेस चल रही थी, आगे अभी 2 सीट पे आ गई है। तो इस तरह से अभी चलता रहेगा, इसमें रिजल्ट की ओर अभी नहीं जा सकते। लेकिन हमको उम्मीद है कि पिछले बार हमारे पास 2 सीट थी। नहीं, अगर जो छत्तीसगढ़ में आपको उम्मीद है संजय देवांगन जी, तो बीजेपी को अन्य राउंड में 400 पार की उम्मीद क्यों ना हो? देखिए, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है और उनको उम्मीद रखना चाहिए। वो तो टाइम भी बता दिए 2 बजे का। उसी तरह से हमको भी पूरा टाइम पे भरोसा है, पूरे समय भरोसा है, जनता पे, पूरे देश की जनता पर भरोसा है कि इस बार देश में जो परिवर्तन की लहर चली है, जो इस बार महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में चला है, इसलिए देश की जनता जो चाहती है वो रिजल्ट में, आज परिवर्तन महापर्व का आज रिजल्ट का दिन है और हम देखेंगे कि देश की राजनीतिक परिदृश्य बदलेगी, देश की स्थितियां बदलेंगी इस सरकार के बदलने से। तो बिल्कुल ये रिजल्ट आज शाम के आते आते तक क्लियर हो जाएगा। और जो उनका 400 पार के नारे थे, मैं तो एक ही चीज से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में हमने जो 75 पार का नारा दिया था और 35 पे टिके, उसी तरह इनके 400 के नारा है। तो इसी तरह से होगा, क्योंकि अपन देखे थे पिछले बार कि आप लोगों के माध्यम से आप लोगों ने भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रिपीट सरकार बन रही, इसकी बधाई भी दिए थे। लेकिन देखते समय के साथ ऐसा परिवर्तन हुआ कि धराशायी हो गई हमारी पार्टी। इसी प्रकार अभी जो पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जो सीटें बढ़ते दिख रही है, अभी ये निरंतर आगे बढ़ते रहेंगी और पूरे देश की सभी जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ये सरकार बनाएंगी, हमको पूरा उम्मीद है। और देश की जनता के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, जो अपने मत को दिए हैं, जो अपने विश्वास को दिए हैं और जो देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। इसलिए हम निश्चिंत हैं कि इनके जो अग्रवाल जी के जब 2 बजेंगे तो चेहरे किसके खिलेंगे और कौन मुरझाएगा, इसका हमको भी बेसब्री से इंतजार रहेगा उस पर का। जी बिल्कुल, बेसब्री से इंतजार तो पूरे देश को है कि आखिर कौन सरकार बना रहा है। हम आएंगे अतुल शर्मा जी के पास। अतुल शर्मा जी, अगर जो दिल्ली के रिजल्ट की बात करें, जहां पर आपकी सरकार है, यहां पर जो रुझान आ रहे हैं, अगर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार को कहा जाए, हालांकि गठबंधन के ही हैं, तो यहां तो आप जवाब दे सकते हैं ना? बिल्कुल दूंगा। तो मनोज तिवारी आगे जा रहे हैं। सीटों का अंतर एक बार आप देखेंगे, माफ करिएगा, अगर वोटों का अंतर आप देखेंगे तो बहुत कम है। और जैसा कि अभी जो रुझान चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे पंजाब के, चाहे पर्टिकुलर किसी सीट के हों, तो इन रुझानों को अगर ध्यान से देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, तो ये बात सामने निकल के आती है। एक तो हमारी सरकार बन रही है और दूसरा जो हमारे कैंडिडेट जो अभी 800, 1200 या 600 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छी लीड के साथ आएंगे और सरकार में बनाने में अपना सहयोग देंगे। मनोज तिवारी जी देखिए, दिल्ली में 7 इनके पिछले बार बीजेपी के सांसद थे, 6 का टिकट कटा। मनोज तिवारी जी अपनी चाटुकारिता करके और किसी तरह से अपनी सीट को इस बार बचा लिए। लेकिन जनता जो है, तो उनकी सीट तो बीजेपी ने बचा ली और उनको दे दी एक बार मौका और कि आप लड़िए। लेकिन वो गाना गाने के अलावा दिल्ली में कुछ किए नहीं और बयानबाजी, विकास के मुद्दों पे कभी उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो आप देखिएगा, जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा तो कन्हैया कुमार मनोज तिवारी जी को हराएंगे और इंडिया से हमारी अच्छी सीटें दिल्ली से निकल के आएंगी। चलिए, तो कन्हैया कुमार हराएंगे मनोज तिवारी को, लेकिन अभी तो मनोज तिवारी ही आगे चल रहे हैं। नगेंद्र जी, हम आपके पास आएंगे। नगेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। दिल्ली की जो स्थितियां हैं और मनोज तिवारी कन्हैया कुमार की अगर जो बात कर लें, तो मनोज तिवारी कन्हैया कुमार में मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं और उम्मीद आम आदमी पार्टी को भी है, तो कांग्रेस को तो होगी ही क्योंकि उम्मीदवार हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि जो बढ़त बनाए हुए हैं मनोज तिवारी,
वो पीछे चले जाएंगे? देखिए, अभी शुरुआती दौर में ऐसे दावे तो नहीं किए जा सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह स्थिति ऐसी रहेगी। मनोज तिवारी हालांकि कहा जा रहा है कि उसके तमाम उन्होंने बेहतर काम नहीं किया, लेकिन संभवतः ऐसा नहीं होता। दिल्ली की जनता भी अपने ढंग से हर चीज को नापती तौलती है। कुछ क्षेत्रों में ठीक है, आप पार्टी बढ़त बना के रखेगी, कहीं पर कांग्रेस का भी वर्चस्व दिखेगा, लेकिन मनोज तिवारी की शख्सियत जो है वो अपने आप में मुझे लगता है दिल्ली में काफी लोकप्रिय है। तो वो आगे उनकी बढ़त जो है वो लगातार बनी रहेगी। कुछ एक जगह में कभी ऐसा परिणाम आ सकता है कि कहीं वो कम नजर आए, लेकिन बावजूद उससे मुझे लगता है कि वो जीत पे ही आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उस सीट पर ही आगे बढ़ेंगे। दिनेश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी, मैं आप पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, ये उसी पार्टी के लोग हैं क्या जिन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया था अन्ना हजारे की सभा में, जिन्होंने कहा था कि मैं कोई घर नहीं लूंगा, कोई ऑफिस नहीं लूंगा, कोई कार नहीं लूंगा? उसी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के भ्रष्टाचारी प्रवक्ता बात कर रहे हैं क्या, जो भ्रष्टाचार की जीती जागती मूर्ति हो गई और जिसको गाली देते थे ये सत्ता में आने के पहले उनकी गोदी में जाके बैठ गए? वही प्रवक्ता है क्या जो कन्हैया कुमार जेएनयू में नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे? उसी पार्टी को सपोर्ट करने जाते हैं। एडीआर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को बोलना तो आता है, सुनना आता नहीं है। जब सुनने की बारी आती है तो कहीं माइक खराब हो जाएगा, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। सुनिए ध्यान से, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी विधायक, सांसद, नेता भारतीय जनता पार्टी में है। आपको पता है इस चीज में? आप थोड़ा पढ़े लिखे वाली बात किया करिए। आप चौथी पास राजा का नारा लगाते अनपढ़ों की जमात लगा के रखे हैं आप। इसीलिए कांग्रेस को गाली देते कांग्रेस, आप सुनिए ना, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी एडीआर की रिपोर्ट बता दी मैंने, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अजीत पवार कौन थे? 70,000 का सिंचाई घोटाला। मोदी जी एक दिन पहले भोपाल में आके विधानसभा चुनाव के रैलियों की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरे दिन अजीत पवार ज्वाइन करते हैं बीजेपी। आप बात करेंगे, आप हमको पढ़ाएंगे भ्रष्टाचार पे? आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार, युवाओं के रोजगार में आप पीछे रहे। आप स्क्रीन में देखिए आज आपकी क्या हालत है। बीजेपी को चाहिए 370, एनडीए को दीजिए 400। शहीदों की शहादत पे आपके नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने का काम किए हैं, नहीं सी एक्शन ली। और आप लोग तो खैर है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी कहने वाले, उनको भ्रष्टाचारी कह के सत्ता में, अरे तो जो भ्रष्टाचारी है तो उनको डालिए ना जेल में, झूठे मुकदमे बना के ही डालेंगे। चवन्नी नहीं मिलती शराब घोटाला, पूरे विश्व का आपने ऐसा घोटाला बना दिया जिसमें 4 आने नहीं मिले 2 साल से। चलिए बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो चला है, इसलिए हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं और ब्रेक के बाद पुनः आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। लेकिन लगातार रुझान जारी रहेंगे और लगातार रुझान जारी रहेंगे, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की निर्णायक बढ़त, विदिशा में बनाई 1 लाख से अधिक वोटों से बढ़त। कांग्रेस से प्रताप भानु शर्मा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, शिवराज सिंह चौहान का निर्णायक बढ़त देखने को मिल रही है। विदिशा में बनाई 1 लाख से अधिक वोटों से बढ़त, कांग्रेस से प्रताप भानु पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नवजीत, एक बात और हम कहेंगे कि जो हमारे विश्लेषकों ने जो परसों विश्लेषण किया था, एक तरफा विजय दी थी विदिशा में शिवराज सिंह चौहान को, एक तरफा विजय। ये भी आंकड़े हमारे जो हैं ये सटीक लग रहे हैं। आप ये आंकड़े देखिए, ये जो हमारे विश्लेषक, विदिशा की सीट भी बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। विदिशा की सीट भी बीजेपी की जाती हुई दिख रही है। विदिशा की सीट भी बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। ये विदिशा की सीट, और विश्लेषक जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, विश्लेषक
विश्लेषक 1 बीजेपी, विश्लेषक 2 बीजेपी, विश्लेषक 3 बीजेपी, और फिर न्यूज़ार ने जो प्रतिशत आंकड़े बताए थे उसके अनुसार भी बीजेपी को ये सीट जा रही थी। यानी कि यह भी अनुमान बिल्कुल भी सटीक, न्यूज़ार का अनुमान बिल्कुल ही सटीक जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से बात कर ली जाए विदिशा की, तो यहाँ से शिवराज सिंह चौहान अपनी बढ़त को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब हम ये वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अपडेट लगातार जारी रहेगा, रुझान लगातार जारी रहेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।